Hi students, this is Sukrit Gupta from Achievers Institute. हम लोग आपके पास एनडीए के लिए कुछ डिस्कस करने आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए का एग्ज़ाम पहले 5 सितंबर को शेड्यूल था और अब वो शेड्यूल हो गया है 14 नवंबर को, यानी लगभग हम लोगों को 70 से 80 दिन ज़्यादा मिल गए हैं। और अभी आज अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग जुलाई एंडिंग पे हैं, राइट। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो अभी भी हमारे पास 3.5 मंथ हैं इस तैयारी के लिए। तो आप सबके लिए हम लोग एक बहुत यूनिक सा प्रोग्राम लेके आए हैं जिस पे आप घर बैठे बैठे एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट आपको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन और आपका मोबाइल फ़ोन जो हमेशा आपके साथ होता है वही आपका साथी है इस तैयारी के लिए। एनडीए एग्ज़ाम में अगर हम लोग बात करें तो अभी हमारे पास गिन के 3.5 मंथ्स हैं, यानी अगर हम लोग देखें तो ऑलमोस्ट हमारे पास 105 to 110 डेज़ हैं। और अगर हम लोग उन 105 डेज़ को 24 आवर्स के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग हमारे पास 3000 घंटे का टाइम है। और ये 3000 घंटे बहुत हैं आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए, एक राइट गाइडेंस चाहिए जो कि आपको राइट डायरेक्शन में लेके जा सके। तो हम लोग आपके लिए एक यूनिक प्रोग्राम लेके आए हैं जो अचीवर्स इंस्टीट्यूट मोबीशाला के साथ मिलकर करने वाला है। और उस पर्टिकुलर कोर्स में आप लोगों को हम लोग घर बैठे वीडियो लेक्चर्स देंगे और वो वीडियो लेक्चर्स जो होंगे वो टॉपिक वाइज, डे वाइज आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर ना तो बर्डन रहेगा और ना ही आपको सारा का सारा एक साथ पढ़ने को मिलेगा। सो एवरी डे यू विल बी गेटिंग अ वीडियो, एक प्रॉपर स्केड्यूल होगा जिसको सेट किया जाएगा आपके लिए और आपको उसी स्केड्यूल के हिसाब से पढ़ना है। और अगर आप उस स्केड्यूल को लेके चलते आगे, उसी को ही गो थ्रू करते हैं, तो डेली बेसिस पे जो भी आप पढ़ेंगे उसी को ही आपको गो थ्रू करना है और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन यू विल बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम। इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग आपको सभी का सभी सिलेबस को तो कैरी ऑन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको फुल एंड टेस्ट भी देंगे और आपको पीरियोडिक टेस्ट भी देंगे डिफरेंट मीन्स से। आपको स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड होगा, ऑफ कोर्स पीडीएफ के फॉर्मेट में तो होगा ही होगा, और जो लोग इसको फिज़िकल कॉपीज चाहते हैं तो उनको वो फिज़िकल कॉपीज़ भी हम लोग यहाँ से डिलीवर करेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको चिंता करनी है सिर्फ अपनी पढ़ाई की। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 2 पेपर्स देते हैं एनडीए के लिए, एक मैथ्स और एक गेट का पेपर। और गेट का पेपर भी आगे डिवाइडेड होता है 2 हिस्सों में, इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। तो मैं और मेरे साथी जो हैं वो आप सबको इन सभी पार्ट्स के ऊपर ट्रेन करेंगे। मेरे साथ मेरे एक साथी बैठे हैं, वैशाली मैम जो कि आपका इंग्लिश का पार्ट लेंगे एंड पारुल मैम जो आपका जीके का पार्ट लेंगे, और मैं खुद से आपका मैथ्स का पार्ट लूँगा। अगर हम लोग पेपर के डिवीज़न की बात करें तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना हम लोगों को लगता है कि हम पेपर क्रैक कर पाएंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 से 2.5 लाख लोग ज़रूर फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन सब लोग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नहीं करते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। चुनिंदा लोग ही होते हैं जो एग्ज़ाम के ऊपर फोकस होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर बार रिटर्न लगभग 8 से 10 हज़ार लोग क्लियर करते हैं, तो आप उन 8 से 10 हज़ार लोगों में डेफिनेटली आ सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी को प्रॉपर डायरेक्शन दे के काम करें। मैथ्स के लिए मैं आपसे बात करूँगा कि जैसे कहा जाता है +1 +2 का मैथ्स है, डेफिनेटली है, लेकिन बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, देयर आर 2 बिग मिस्टेक्स एंड 2 आई वुड से कि वो ब्लंडर हैं। देखिए, जो लोग 11th-12th की तैयारी करते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग JEE की तैयारी भी साथ में कर लेंगे और एनडीए की तैयारी भी साथ में कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है। बेसिकली जेई के जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है वो अलग रहता है, वेरेस एनडीए के क्वेश्चंस का फॉर्मेट अलग रहता है। होते 11th-12th के सिलेबस के ही हैं, लेकिन यस आपको डिफरेंट तरह के फॉर्मेट को डिफरेंट तरह से हैंडल करना होता है। सो डैट इज़ वाई अगर हम लोग बात करें, जब हम JEE की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जो बात रहती है वो एप्लीकेशन पार्ट पे रहती है, वेरेस जब हम एनडीए के मैथ्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो फोकस रहता है वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर रहता है।
सो आपको जो मेन काम करना है अपने कंसेप्ट को ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग करना है, और उन्हीं कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमारी क्लासेस मिलेंगी। और हम लोगों ने जो आपका कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है उस कोर्स में भी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जिससे आपको एक साथ सब कुछ बर्डन नहीं मिलेगा, बल्कि स्लोली एंड स्टडली आप एक एक चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे और डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को आगे लेके जाएंगे। डिवीज़न ऑफ मैथमेटिक्स सिलेबस किस तरह से है, मैंने इसको लगभग 5 हिस्सों में बांट दिया हुआ है। नंबर 1 अलजेब्रा, नंबर 2 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल प्लस वेक्टर, नंबर 3 कैलकुलस, नंबर 4 प्रोबेबिलिटी स्टैट्स एंड नंबर 5 इज ट्रिग्नोमेट्री। अब जनरली हमारे पास जो डिवीज़न ऑफ द क्वेश्चंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन के बीच में ये वेरिएशन रहता है हर एक पोर्शन में। सिर्फ डिफरेंस क्या रहता है, कभी एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पार्ट से 2-3 क्वेश्चन 20 से ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरे पोर्शन में कम हो जाएंगे, बट वो वेरिएशन 2 से 3 क्वेश्चंस का ही रहता है सिर्फ। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर हम लोग अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में मैं 11th के टॉपिक और 12th के टॉपिक दोनों की बात कर रहा हूँ। 11th के टॉपिक जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, APGP, और जब 12th में हम इसकी बात करते हैं तो मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, तो ये सब जो है ये आपका अलजेब्रा का पार्ट है और इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड पार्ट आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्री। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ तो एंगल्स एंड उसके एप्लीकेशंस, देन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन सब को मिला के अगेन 20 से 25 क्वेश्चंस का आपका हिस्सा रहता है, पार्ट रहता है आपके पेपर में। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड वेक्टर्स। सो 2 डायमेंशनल्स में लाइंस, कार्टिजन कोऑर्डिनेट्स, उसके अलावा सर्कल एंड कोनिक सेक्शन, ये आपका 11th पोर्शन का पार्ट रहता है। वेयर एज 3D एंड वेक्टर्स ये आपका 12th पोर्शन का पार्ट रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट वही है कि बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आपको मेजर ध्यान देना है। वेक्टर्स की बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर, वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग लाइंस की बात करें 3D स्पेस में तो मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं आपका प्लेन्स की इक्वेशंस के ऊपर या इसके लाइन की इक्वेशन के ऊपर। 2D में बात करें तो सर्कल की इक्वेशन, यानी आपको वही बेसिक चीज़ें, इसेंट्रिसिटी क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करनी होती है और इन सब चीज़ों को आपको बेसिक्स को लेकर चलना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। देन थर्ड पोर्शन हमारा आ गया 2D, 3D एंड वेक्टर्स। फोर्थ पोर्शन इज कैलकुलस। कैलकुलस का जो मेजर पार्ट है वो 12th में है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके 11th पोर्शन से ही हो जाती है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से। फिर हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये सारा पार्ट मिला के आपका कैलकुलस का पार्ट बनता है। आपने अपने देखा होगा 12th में भी एक बिगर पोर्शन जो है वो कैलकुलस लेता है। सेम इज़ द केस यहाँ पर भी एक अच्छा पोर्शन कैलकुलस लेता है, लेकिन फिर से वो क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में ही रहते हैं, तो आपको प्रॉपर डिवीज़न मिल जाती है। एंड द लास्ट एंड द वेरी ईजियर पार्ट ऑफ द एग्जाम इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। यस, इसमें स्टैटिस्टिक्स में मैं एक बात आपसे कहूँगा, क्योंकि हम लोग नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, या ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं, ये हर कोई 12th क्लास का बच्चा कर सकता है, सिर्फ उसको मैथ्स के लिए तैयारी ज़रूर करनी पड़ेगी। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है उसमें कई बार कोर स्टैटिस्टिक्स आ जाती है, लेकिन वो बहुत कम पोर्शन रहता है, तो आप उसको अगर नहीं भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नॉन मेडिकल के बच्चे के लिए वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो कभी पढ़ा नहीं गया होता, तो अगर वो नहीं भी होता तो भी आप पेपर को कवर अप कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग एनडीए के पेपर की बात करें, वी नीड टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम जस्ट बाय हैविंग 50% ऑफ द मार्क्स। अगर आपका 900 नंबर का पेपर है, 300 नंबर का मैथ्स का पेपर और 600 नंबर का गैट का पेपर, टोटल 900 नंबर के पेपर में से हम 450 मार्क्स तो बहुत आराम से ले सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से फोकस करें, प्रॉपर सिर्फ एक्यूरेसी लेवल के ऊपर ध्यान दें, यानी हम लोग तुक्के नहीं मारें। हम लोग क्या करें, मैथ्स का पेपर है तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर भी अगर काम करेंगे ना तो वी कैन डेफिनेटली कवर 60-70% ऑफ द पेपर।
एंड वर्स्ट कम वर्स्ट केसेस में हम 50% पेपर को तो डेफिनेटली कवर अप कर सकते हैं। एंड आप लोगों ने ये सब चीज़ें 11th-12th में पढ़ी हुई हैं, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली, राइट। हम लोग आपको डेफिनेटली क्या देंगे, एक वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ हम आपको आपके पीडीएफ्स या आपके असाइनमेंट्स आपको साथ मिलेंगे। उसके लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप को हेल्प लेंगे एंड देन उसके अलावा हम आपको ऑनलाइन टेस्टिंग्स प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोबीशाला। तो मोबीशाला ऐप के ऊपर आपको ऑफ कोर्स इसका टेस्ट मिलेगा और आप उसको थ्रू टेस्टिंग्स बड़े आराम से दे पाएंगे। और द ब्यूटी ऑफ द टेस्टिंग्स इज़ गोइंग टू बी कि जैसे ही आप टेस्ट देंगे साथ ही आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि आपने कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो इस कोर्स का जो हम लोग लेके चल रहे हैं, सिर्फ आप बच्चों को ही फोकस रख के चल रहे हैं, क्योंकि इस डिफ़िकल्ट टाइम में बहुत सारे बच्चों को यही परेशानी है कि वो तैयारी कैसे करें। तो उस तैयारी को ही आगे बढ़ाने के लिए हम आपके साथ आगे आ रहे हैं और आपको हेल्प करने के लिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें, ध्यान करें, खुद तो ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करें। कुछ सिलेबस के लिए तो मैंने आपसे बात की, लेकिन मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ, वैशाली मैम आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे एंड देन फिर पारुल मैम आपको जीके के सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, रोशनी डालेंगे। सो वैशाली मैम आपसे आगे फर्दर बात करेंगे इंग्लिश के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद एवरीवन, मैं हूँ वैशाली। हम आपके लिए इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें मैं बात करने जा रही हूँ आपसे। अब इंग्लिश जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन ऑल द एग्ज़ाम्स, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश को ही नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं इंग्लिश बहुत ईजी है तो लास्ट में कर लेंगे। बट इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं, 50 क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 4 और 200 नंबर का आपका पेपर है। अब 200 में से आप आराम से, ज़्यादा नहीं तो 150 नंबर जो हैं वो आराम से ले सकते हैं। बस उसके लिए आपको करना क्या है, अपना सिर्फ थोड़ा सा टाइम देना है और अपने कुछ चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जैसे आपका एनडीए का एग्ज़ाम है, एनडीए के एग्ज़ाम में आपके बहुत सारी सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस में आप सबसे पहले उन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए जिसमें आप कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर किस में हैं, आप वोकेबलरी में हैं। वोकेबलरी में कमज़ोर इसलिए हैं बिकॉज आप लोग उस पर काम नहीं करते, आप उसको ध्यान नहीं देते। आप सोचते हैं कि लास्ट में देखा जाएगा, पहले मैथ्स और जीके का पार्ट जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद जाके इंग्लिश को देखेंगे। बट इंग्लिश को अगर आप साथ के साथ करते रहेंगे दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज इंग्लिश जो है वो हम लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। एंड द वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिस पे आपको काम करना है, वी हैव टू वर्क अपॉन द फंक्शनल ग्रामर। आप लोगों को अपना स्पोकन पार्ट पे काम नहीं करना है। स्पोकन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेसिंग, जो आप बोल रहे हैं वो दूसरे को समझ आ रहा है, उस तक ही स्पोकन पार्ट जो है, स्पोकन ग्रामर जो है वो हेल्प करता है। बट रिटन पार्ट में आपको काम करना है अपना फंक्शनल ग्रामर पे, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूटिलाइज करनी है, कहाँ किसको कैसे लिखना है, आपको उन चीज़ों पे काम करना है। एंड यू पीपल आर वेरी स्मार्ट टू डू द वर्क, आप लोग काम कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू गिव योर टाइम। अगर आप टाइम देते हैं तो आप आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं। अब बात करें आपके एनडीए एग्ज़ाम की। एनडीए एग्ज़ाम में आपका मेजर पार्ट जो रहता है वो आपका रहता है जिस पे आप काम करना है आपको, और हम लोग आपके साथ उसको काम करने में, उसको सक्षम करने में आपकी हेल्प करेंगे। वो मेजर सेक्शंस हैं आपके वोकेबलरी, और वोकेबलरी में आपका रहेगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब ये छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं वो आपके हैं तो बहुत कम मार्क्स के, बट बहुत ही सिक्योरिंग मार्क्स हैं। अब एंटोनिम्स जो हैं वो आपके हो सकता है एग्ज़ाम में कई बार 5 नंबर के आएँ और कई बार 10 नंबर के भी आ सकते हैं। और स्पॉटिंग एरर्स जो है दैट कंसिस्ट ऑफ सो मेनी थिंग्स। स्पॉटिंग एरर्स में आपका पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन रहता है, बट वो होता कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का, या फिर कई बार 5 नंबर का भी हो सकता है। देन उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वो भी कभी 5 नंबर का है, कभी 10 मार्क्स का है, और कभी हो सकता है वो सेक्शन आपका ना हो, उसके जो 5 या 10 नंबर हैं वो किसी और चीज़ में ऐड हो जाएं। देन उसके बाद सिनोनिम्स हैं, वो भी ऐसा ही रहता है, वो 5 नंबर के रहते हैं। ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, और जिनको हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट, जंबल
पैसेजेस हैं वो आपके आते हैं। S1 करके एक सेंटेंस दिया है, पैराग्राफ दिया है S1 और बीच में PQRS, देन S6। तो आपने उस सेक्शन को अरेंज करना है, PQRS को अरेंज करना है टू कंप्लीट द होल पैसेज। देन आपके जो नया पार्ट है आपका, जो बहुत पिछले कुछ सालों से आ रहा है, दैट इज़ डबल फिलर्स। अब डबल फिलर्स में आपको एक ही ऑप्शन जो ढूंढनी है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सेंटेंस में दोनों ऑप्शंस में फिल होगा। आपको अलग अलग ऑप्शंस नहीं देखनी है डबल फिलर्स में, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो सेंटेंस के दोनों ब्लैंक्स में काम करेगा। देन उसके बाद आपका रहता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है दैट इज़ ओनली योर अंडरस्टैंडिंग। आप जितना जल्दी अंडरस्टैंड करते हो उतनी जल्दी आप उसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। देन उसके बाद रहता है आपका क्लोज पैसेज। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज पैसेज दोनों एक ही तरह के हैं। क्लोज पैसेज में भी आपका एक ही टॉपिक से रिलेटेड रहता है पैराग्राफ, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी आपका एक ही पैसेज से रहता है। बट डिफरेंस ये है कि क्लोज पैसेज में आपके पास एक फिल के लिए 4 ऑप्शंस हैं, और कॉम्प्रीहेंशन में आपके एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं आंसर्स। और आपको काम वही करना है, आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज आंसर करना है। जो आप सोचते हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स नहीं देने हैं। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बट गलती क्या करते हैं या एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ने वो भी ऑप्शन दिए होंगे जो आप लोग सोच रहे हैं, बट आपको ऑप्शंस कौन सी वाली देनी है उसमें जो पैसेज में दिया हुआ है, जो पैराग्राफ में आपके पास आंसर्स की ऑप्शंस हैं, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही फिल करना है, राइट। देन आपका ईडियम फ्रेजेस। ईडियम फ्रेजेस में भी आपका 5 या 7 नंबर का ही रहता है। तो ये टोटल मिला के जो है वो आपका 50 मार्क्स का है, और 50 क्वेश्चंस हैं मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज़ 200 मार्क्स। हाँ, जो आपको आता है आपने उसी पे काम करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है इसमें। 1.33 मार्क्स जो है दैट इज़ फॉर नेगेटिव आंसर्स, अगर आपका आंसर गलत है। तो कोशिश करनी है आपने वही चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जिन पे आपका होल्ड है, और आप होल्ड बना सकते हैं। हमारी क्लासेस में आपको बेसिक से हायर लेवल तक ले जाया जाएगा, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सो दैट कि आप एग्ज़ाम के बाद जब आप SSB के लिए जाएं तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। सो आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो गया है कि किस तरह का आपका एग्ज़ाम है। वी जस्ट हैव टू वर्क हार्ड। हमें एग्ज़ाम के लिए जस्ट तैयारी करनी है और अपने काम की तरफ ध्यान देना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है। चलिए मैं सर को देती हूँ अभी। थैंक यू मैम। तो आपको इंग्लिश के लिए तो डेफिनेटली आइडिया होगा कि किस तरह का पेपर है, तो हम लोग अपने एक्सपर्ट पारुल मैम से जीके के लिए फर्दर बात करते हैं। Thank you, sir. Hello students, this is Parul and I'll be taking up your GS part. GS part की बात करें तो इसमें आपके पास 100 questions रहते हैं। 100 questions with each question carrying 4 marks. तो 100 questions जो हैं, ये questions जो हैं अलग अलग सेक्शन से आते हैं। अराउंड 6 सेक्शंस आपके पास होती हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आपके पास जोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड जनरल साइंस। ये जो 6 सेक्शंस हैं, इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन आपके पास हो जाती है फ़िज़िक्स की, क्योंकि फ़िज़िक्स को सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है। फ़िज़िक्स को अराउंड 100 मार्क्स की वेटेज दी है, तो आप सोच सकते हैं कि अराउंड 25 क्वेश्चंस आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स पार्ट से आने वाले हैं। फ़िज़िक्स में अगर हम बात करें तो फ़िज़िक्स में अराउंड जो 25 क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को 11th पार्ट का पोर्शन कंप्लीट करना होता है। 11th पार्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। फ़िज़िक्स में जो 11th पार्ट है, उसमें जो टर्म्स हैं, उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, वही बेसिक फ़िज़िक्स है। 11th प्लस 12th में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रे ऑप्टिक्स या वेव्स, इस तरह के टॉपिक्स रहते हैं। तो फ़िज़िक्स को लेकर उसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। ज्योग्राफी में आपको 80 मार्क्स रहते हैं और हिस्ट्री के भी आपको 80 मार्क्स रहते हैं। हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट आपके पास हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट कवर करने के लिए कुछ बच्चे जो हैं, जैसे हाई लेवल्स की बुक्स को ऑप्ट कर लेते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम ऑप्ट कर ली, वो थोड़ा उनके लिए
वो उनके लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, बिकॉज 11th 12th ही आपका बेसिक है। 11th 12th की NCERT अगर आपने अच्छे से करी है, उसी को आगे लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो ही आप इस पेपर में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही ज्योग्राफी पार्ट की, तो उसके लिए भी आपको 11th 12th NCERT के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या टर्म्स हैं, क्या बेसिक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री पार्ट की, केमिस्ट्री में आपको 60 मार्क्स का पूरा ओवरऑल रहता है, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। 11th एंड 12th दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। दोनों पार्ट्स आपके क्लैरिफाई होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों सेक्शन के आपके पास 40-40 मार्क्स की सेक्शंस रहती हैं। जनरल साइंस की बात करें तो उसमें आपके पास आता है लाइफ साइंसेस, बेसिकली बायोलॉजी पार्ट। क्लियर। बायोलॉजी पार्ट में आपके पास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस का पार्ट रहता है, फॉलोड बाय करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको अराउंड 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ने हैं, कि आपको टच में रहना है कि आज की डेट में करंटली हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे ये अभी पैंडमिक का टाइम है, सो मैनी बेसिक चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, बहुत सारी हमारी बेसिक लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहा है, तो इसी के रिलेटेड बहुत सारे करंट अफेयर्स बन रहे हैं। जैसे इस टाइम टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मेडल कौन से फील्ड में हम स्कोर कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो आपको यहाँ पर हमारे अचीवर्स में आपको बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाएगा। प्लस यहाँ की बेस्ट चीज़ ये रहेगी कि आपको टेस्टिंग आपकी स्ट्रॉन्ग की जाएगी। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। विथ ईच टेस्ट यू अटेम्प्ट अराउंड 10% ऑफ योर प्रिपरेशन गोज़ अप। जितने भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, 10% आपकी जो है प्रिपरेशन लेवल बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पर भी टेस्ट मिलेंगे, प्लस वीकली बेसिस पर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्टिंग आपकी होती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सर। Thank you ma'am once again, and to students, like what I wanted to tell you is कि पूरे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, आप अचीवर्स ही क्यों चुने। हमारी मेथोडोलॉजी तो हमने आपको बता दी कि वी विल बी टेकिंग यू फ्रॉम द बेसिक्स टू द एडवांस लेवल एंड टू अप टू द पेपर, ताकि आप पेपर्स को क्लियर कर पाएँ। हमारी फोकस और स्ट्रेटजीज़ पेपर को क्लियर करने के लिए रहेगी, नंबर 1। एंड नंबर 2, हम लोग आप तक पहुंच रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट के साथ और एक पावरफुल मीन्स के साथ, मोबिशाला के साथ। एंड नंबर 3 कि हमारा प्रीवियस रिजल्ट्स, वी हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड रिजल्ट्स इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स, और अभी तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सर्विसेज में पिछले 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं। जी हाँ, 15 से 20 साल, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक अच्छे लेवल पे अभी पहुंच गए हैं। दे स्टार्टेड अराउंड इन 2002, दैट इज़ व्हेन वी हैव स्टार्टेड टीचिंग। सो इट्स बीन मोर देन 18 ईयर्स, और अभी तो 19 साल कंप्लीट हो गए और 20वां साल चल रहा है। सो यू आर हैविंग in the hands of the rich and experienced people. So this is the reason that you can rely on us, rely on Achievers, and we hope that we will give you the best and we will help you to have stars on your shoulder. So take the right decision, come on and join our institute and just think about to have stars on your shoulders. Jai Hind.